हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस लेक्चर से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं DSSB TGT नेचुरल साइंस की केमिस्ट्री सीरीज़ का रिवीजन। इसमें हम यूनिट वाइज कवर करेंगे हर चैप्टर को, जिसमें हम उसका सिलेबस कवर करेंगे और फिर हम उसी से रिलेटेड क्वेश्चंस कवर करेंगे। राइट, देखो आज हम सबसे पहले जो यूनिट कवर करने जा रहे हैं वो स्ट्रक्चर ऑफ एटम, और आज की हम इस सेशन में स्ट्रक्चर ऑफ एटम वाली यूनिट का कंप्लीट रिवीजन करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। पहले देखो, इस यूनिट में हमें क्या क्या कवर करना है। सबसे पहले हमें कवर करना है डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। ये आपको 9th क्लास में भी मिल जाएगी, 9th क्लास से कर सकते हैं। इस चैप्टर को आप 9th क्लास और 11th क्लास से कर सकते हैं। 9th क्लास में आपको ये 4th चैप्टर मिलेगा और 11th क्लास में आपको ये 2nd चैप्टर मिलेगा। तो आप 11th की NCERT और 9th की NCERT रीड कर सकते हैं, पर इसके लिए 9th भी अनफ है। अगर आपको थोड़ा और जाना है तो उसके लिए आप 11th क्लास से भी चैप्टर 2nd कवर कर सकें। इसमें डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी आ जाएगा। डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट आप 11th से कवर करना, वहाँ ज़्यादा अच्छा दे रखा है। फिर जे थॉम्सन मॉडल, रदरफोर्ड मॉडल, ये आपको 9th क्लास से कवर करने हैं। बोर्स मॉडल आप 11th से कवर कर लेना। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। देखो, यहाँ पर हम 2 तरीके से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फिल करना सीखेंगे, जिसमें से एक के बारे में हमें 9th क्लास में बताया हुआ है और दूसरा हमें 11th क्लास में बताया हुआ है। आप दोनों ही तरीके से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना सीख लेना। फिर उसके बाद हमें फॉर्मेशन ऑफ आयंस कवर करना है। कैरेक्टरिस्टिक्स आ गई, मेटल्स, मेटेलॉइड्स और नॉन मेटल्स वाली। आइसोटोप्स आ गए, आइसोबार और आइसोटोन आ गए। ठीक है, तो आप इसके लिए 9th क्लास और 11th क्लास दोनों की ही प्रीफर कर सकते हैं। जनरली तो आप 9th क्लास वाला ही प्रीफर करना, वहाँ आपको सब कवर हो जाएगा। अदरवाइज 11th में बहुत ज़्यादा ब्रॉड दे रखा है, तो इतना आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। बस एक क्वांटम नंबर वाला पोर्शन आप वहाँ से कवर कर लेना, क्योंकि क्वांटम नंबर से ही हम कॉन्फ़िगरेशन लिखना सीखते हैं, तो वो आप कवर कर सकते हैं। ठीक है, चलो लेट्स गेट स्टार्टेड। अब देखो, हम सबसे पहले यहाँ डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट्स कवर कर लेते हैं। तो डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट में सबसे पहले हम पढ़ेंगे स्टडी ऑफ कैथोड रेज। कैथोड रेज की स्टडी से ही इलेक्ट्रॉन्स की डिस्कवरी हुई, और इसके बारे में जिसने स्टडी किया था वो थे जे थॉम्सन। तो आपको जो सबसे पहली चीज़ यहाँ याद रखनी है वो यही याद करनी है कि इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी किसने की। तो आप याद रखेंगे इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी जे थॉम्सन ने की थी। राइट, अब देखो उन्होंने क्या किया था। सबसे पहले उन्होंने इस तरीके की सिलेंड्रिकल ट्यूब ली थी, इसी को डिस्चार्ज ट्यूब कहा गया था। इसमें एक कैथोड, 2 मेटल के इलेक्ट्रोड्स लिए गए थे, जिसमें से एक कैथोड और एक एनोड था। कैथोड पॉजिटिवली चार्ज था, एनोड नेगेटिवली चार्ज था, और इन दोनों इलेक्ट्रोड्स को एक हाई वोल्टेज बैटरी के साथ कनेक्ट किया गया था। राइट, ये उनका सेटअप था। अब क्या किया था, इसके बाद भी उन्हें अपना कोई ऐसा उन्हें दिखा नहीं इसमें कुछ करने के लिए, तो उन्होंने क्या किया, इस ट्यूब के अंदर मॉडिफिकेशन किए कुछ। पहले तो इस जो ट्यूब के अंदर गैस फिल्ड थी उसको कम्प्लीटली इवैक्यूएट कर दिया। उसके लिए यहाँ पर एक वैक्यूम पंप लगाया गया और जो भी गैस फिल्ड थी उसको कम्प्लीटली यहाँ से निकाल दिया गया, इवैक्यूएटेड। तो आपको थोड़ा सा याद रखना है कि जे थॉम्सन ने अपने एक्सपेरिमेंट में जो ट्यूब ली थी उसके अंदर जो गैस थी, या तो इसके अंदर कोई गैस नहीं होती है, या फिर गैस होती है तो वो बहुत ही लो प्रेशर पे फिल्ड होती है। राइट, उसके बाद उन्होंने ये जो एनोड है इसके अंदर एक होल किया था, ताकि यहाँ से कोई भी रे जाए तो वो सीधी यहाँ से निकल जाए, और एक इस एनोड के पीछे एक ZNS स्क्रीन ली थी। ये याद रखना है कि इस एनोड के पीछे उन्होंने एक ZNS स्क्रीन रखी थी, जिंक सल्फाइड की स्क्रीन, जो फ्लोरोसेंट होती है। फ्लोरोसेंट का मतलब क्या होता है, जैसे ही इसके ऊपर कोई लाइट पड़ती है तो ये चमकने लगती है। राइट, अब जैसे ही कैथोड रेज से कोई चीज़ आएगी वो एनोड के होल से किस पे टकराएगी, ZNS स्क्रीन पे। अब यहाँ पर जैसे ही वो टकराएगी यहाँ इल्यूमिनेशन प्रोड्यूस होगा। फ्लोरोसेंट का मतलब ही होता है कि जैसे ही यहाँ से कोई चीज़ टकराती है तो यहाँ एक इल्यूमिनेशन प्रोड्यूस होगा। अब जैसे ही इल्यूमिनेशन प्रोड्यूस होगा तो पता चल जाएगा यहाँ तो कुछ हो रहा है। राइट, अब यही उनका सेटअप था। उन्होंने क्या किया, ये सेटअप कर दिया। तो उन्होंने देखा ये जो ZNS स्क्रीन है ये चमक रही है। अगर ये चमक रही तो इससे ये पता चला कि कुछ तो चीज़ है जो कैथोड से आ रही है और किस पे टकरा रही है, जिंक सल्फाइड स्क्रीन पे। राइट, तो उन्होंने क्या कंक्लूजन निकाला कि भाई यहाँ से जो इलेक्ट्रिसिटी है वो रेस की फॉर्म में फ्लो करती है और वो कैथोड से एनोड की तरफ मूव करती है। तो इलेक्ट्रिसिटी किसकी फॉर्म में मूव करती है, रेस की फॉर्म में, और कहाँ से कहाँ, कैथोड से एनोड की तरफ। इसीलिए इन रेस को क्या कहा गया था, कैथोड रेस। राइट, अच्छा देखो, ये कैथोड से एनोड पता कैसे चला कैथोड से एनोड की तरफ जा रही है, क्योंकि एनोड के पीछे जो ZNS स्क्रीन है वो चमकने लगी, यानी वहाँ इल्यूमिनेशन प्रोड्यूस हो रहा था। राइट, चलो नेक्स्ट। अब इसके पीछे इन्होंने कैथोड रेस की कुछ प्रॉपर्टी दी। सबसे पहले ही कैथोड रेस जो है वो ट्रेवल करती हैं स्ट्रेट लाइन में। आप यहाँ पढ़ लेना, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट जो चीज़ होगी वो मैं बता दूंगी। ये रेस दिखाई नहीं देती, पर हमें कैसे पता चला वहाँ से रेस प्रोड्यूस हुई हैं, क्योंकि ये ZNS स्क्रीन चमकने लगी थी। उसी से हमें ये पता चला कि भाई
कोई तो चीज़ है जो कैथोड से आ रही है और किस पे टकरा रही है, इस स्क्रीन पे टकरा रही है। इससे हमें ये पता चला कि हाँ भाई रे जो है वो कैथोड की तरफ से आ रही है। दिखाई थोड़ी ना दी थी वो, पर क्योंकि उन्होंने फ्लोरोसेंस प्रोड्यूस किया था उसी से पता चला है कि यहाँ पर कैथोड रेज होती है। ये रेज मैकेनिकल इफेक्ट प्रोड्यूस करती हैं, यानी इन रेस के यहाँ पर अगर इन रेस के पास यहाँ इनके बीच में कोई माइका व्हील रख दिया जाए, यहाँ पर कोई व्हील अगर हम रख देते हैं तो वो व्हील को रोटेट कर देती है। और अगर ये व्हील को रोटेट कर देती है इसका मतलब इनमें कैसी प्रॉपर्टी होती है, मैकेनिकल प्रॉपर्टी, राइट। उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में कैथोड रेज नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स कंटेन करती हैं जिनको कहा गया इलेक्ट्रॉन। पता कैसे चला भाई कैथोड रेज के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है? देखो यहाँ पर अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड लगा देती हूँ, तो सपोज यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब मान लो यहाँ पर लगा दिया नेगेटिव चार्ज और यहाँ हो गया पॉजिटिव चार्ज, ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दिया, तो ये जितनी भी रेज है सारी की सारी इस डायरेक्शन में मुड़ गई, ठीक है। तो हमें यहाँ से पता चल गया भाई, अच्छा सॉरी मैंने यहाँ ये नेगेटिवली चार्ज होता है भाई, ठीक है, और ये पॉजिटिवली चार्ज, यहाँ पर हमने पॉजिटिव और नेगेटिव का इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दिया। अब जैसे ही ये रेस यहाँ ट्रेवल की तो ये सारी की सारी पॉजिटिव की तरफ मूव कर गई। उससे हमें ये पता चला कि कैथोड रेस पे कैसा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज। कैथोड रेस नेगेटिवली चार्ज होती हैं और कैथोड रेस के अंदर जो, ये याद रखना है, कैथोड रेस पे कैसा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज। और कैथोड रेस के अंदर जो पार्टिकल होता है उस पार्टिकल को क्या कहा गया, इलेक्ट्रॉन, ये याद रखना है। यानी अब तक आपको 3 चीज़ें याद रखनी है कि कैथोड रेस की डिस्कवरी जे थॉमसन ने की, जो कैथोड रेस है उसकी डिस्कवरी किसने की, जे थॉमसन ने। और कैथोड रेस के अंदर जो पार्टिकल होता है उन पार्टिकल्स को क्या कहा गया, इलेक्ट्रॉन कहा गया, राइट। अच्छा एक और चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट, एक तो आप ये 4th पॉइंट या मैं स्टार वर्क कर देती हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है, और एक ये 5th पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यानी ये जो कैथोड रेस है इनकी जो प्रॉपर्टी है ये इंडिपेंडेंट होती है मेटल इलेक्ट्रोड्स के, और जो गैस भरी गई है इनसाइड द ट्यूब। मतलब क्या हुआ, आप यहाँ किसी भी मेटल की इलेक्ट्रोड ले लो, किसी भी मेटल की, आपको सेम रिजल्ट देखने को मिलेगा। इसके अंदर कोई भी गैस फिल कर दो तो भी आपको सेम रिजल्ट देखने को मिलेगा। इससे ये पता चलता है कि कैथोड रेस इस बात पे डिपेंड नहीं करती कि हमने किस मेटल की इलेक्ट्रोड लिया या उसके अंदर कौन सी गैस फिल की गई है, ये उसके बिल्कुल इंडिपेंडेंट होती है, ये भी आपको याद रखना है। तो हम क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं, ये एक और चीज़ है जो मैंने यहाँ पर हाईलाइट भी किया, आपको ये चीज़ भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये याद रख के चलें। क्या कि यहाँ से जो डिस्कवरी हुई, किसकी डिस्कवरी हुई, इलेक्ट्रॉन की। इलेक्ट्रॉन एक ऐसा सब एटॉमिक पार्टिकल होता है, सब एटॉमिक मतलब एटम के अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं, और एटम के अंदर 3 पार्टिकल होते हैं, याद रखना है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। बारी बारी से तीनों की डिस्कवरी पढ़ेंगे, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी पढ़ी है, फिर प्रोटॉन, फिर न्यूट्रॉन की पढ़ेंगे। तो इलेक्ट्रॉन एक ऐसा सब एटॉमिक पार्टिकल्स होता है जिसके ऊपर 1 यूनिट नेगेटिव चार्ज होता है, याद रखना है। इलेक्ट्रॉन के ऊपर कैसा चार्ज होता है, -1, इसीलिए इलेक्ट्रॉन को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। और जनरली अगर हम कूलम में बात करें तो उसके ऊपर कितना चार्ज होता है, -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, ये चार्ज होता है। और अगर हम इसके मास की बात करें तो जो मास है इलेक्ट्रॉन का वो कितना होता है, 9.1 × 10⁻31 kg, ये मास होता है। तो आपको ये 2 चीज़ें याद रखी चलनी है कि इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना चार्ज होता है, -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, और मास उसका होता है 9.1 × 10⁻31 kg। और बात करें तो जो इलेक्ट्रॉन है उसका मास हाइड्रोजन के एटम का 1/1837 पार्ट होता है हाइड्रोजन के एटम का। कभी कभी इसे राउंड ऑफ करके 1/1840 भी ले लेते हैं, राइट। ये आपको याद रख के चलना है इलेक्ट्रॉन के बारे में। नेक्स्ट हमारी जो डिस्कवरी हुई वो डिस्कवरी हुई थी एनोड रेस की। एनोड रेस की डिस्कवरी से जो पार्टिकल डिस्कवर हुआ उसका नाम था प्रोटॉन, और ये जो डिस्कवरी है ये ई गोल्डस्टीन ने की थी। इलेक्ट्रॉन की जे थॉमसन ने और प्रोटॉन की ई गोल्डस्टीन ने की थी। उसने भी ऐसे ही एक सिलेंड्रिकल ट्यूब ली थी, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव चार्ज, ठीक है। उसने भी ऐसे ही ली थी और यहाँ एक मेटल की इलेक्ट्रोड ली थी। बस उसने जो मॉडिफिकेशन है वो देखो, ZNS स्क्रीन तो रखी थी कैथोड के पीछे, यहाँ पर रखी गई है कैथोड के पीछे, राइट। और मल्टीपल परफोरेशंस, यानी जो कैथोड है उसके अंदर बहुत सारे परफोरेशंस किए गए थे। तो जो कैथोड है उसके अंदर बहुत सारे परफोरेशंस किए गए थे, ये भी आपको याद रख के चलना है, ठीक है। तो जो हमारी कैथोड है उसके ऊपर यहाँ परफोरेशंस का मतलब है बीच बीच में बहुत सारे होल किए गए थे इस तरीके से, राइट। CRT इज नॉट, ये जो हमारी कैथोड रे ट्यूब है इसको कम्प्लीटली इवैक्यूएट नहीं किया गया था, जैसा कि हमने किस में किया था, कैथोड रेज में। तो इसे कम्प्लीटली इवैक्यूएट नहीं किया गया, बल्कि इसके अंदर गैस फिल्ड की थी, इसके अंदर गैस फिल्ड थी, ठीक है। अगर इसके अंदर कोई गैस फिल्ड नहीं करेंगे तो यहाँ पर कोई ऑब्जर्वेशन देखने को नहीं मिलेगा। अब सेम ही सेटअप है इसका भी, यहाँ पर भी वैक्यूम पंप है, और वैक्यूम पंप इसलिए लगाया गया था
ताकि इसका मेजर किया जा सके कि भाई इसके अंदर जो गैस है उसका प्रेशर मेंटेन किया जा सके, उसके लिए यहाँ वैक्यूम पंप लगाया गया था। अब यहाँ पर भी ये हाई वोल्टेज बैटरी लगा दी गई। अब जैसे ही हमने ये सेटअप करके छोड़ दिया तो हमने देखा कि यहाँ क्योंकि ZNS स्क्रीन यहाँ है तो ये चमकने लगी। इससे क्या पता चला कि एनोड की तरफ से कुछ तो है जो ZNS से टकरा रहा है, क्योंकि ये जो हमें ग्लो दिखाई दिया था वो कहाँ से दिखाई दिया था, कैथोड के पीछे। इसका मतलब जो रेज आ रही है वो किससे आ रही है, एनोड रेज से। इसीलिए इनको क्या कहा गया था, एनोड रेज, क्योंकि ये कहाँ से आ रही थी, कहाँ से जनरेट हुई, ये एनोड से। तो ये एनोड से कहाँ मूव कर गई, कैथोड की तरफ। ठीक है, अब इनको ये जो एनोड रेज होती हैं इनको हम कैनाल रेज भी कहते हैं, ये आपको याद रखना है। कभी एमसीक्यू में पूछा जा सकता है कैनाल रेज कौन सी होती है, तो याद रखना है कैनाल रेज कौन सी होती है, एनोड रेज। इनको कैनाल रेज इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ जो होते हैं ना, ये कैथोड में बहुत छोटे छोटे होल्स होते हैं, तो क्योंकि ये छोटे छोटे होल से पास होती है इसीलिए इनको क्या बोलते हैं, कैनाल। ठीक है, इन होल्स को ही कैनाल बोलते हैं, इसीलिए इन रेज को क्या कहा गया था, कैनाल रेज। अब ये जो अगर हम यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड लगा देते हैं तो देखो ये मान लो ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, क्योंकि एनोड हमारी पॉजिटिवली चार्ज थी, तो ये जो हमारी एनोड है ये किसकी तरफ मूव कर रही थी, नेगेटिव प्लेट की तरफ मूव कर रही थी। ठीक है, इससे हमें ये पता चल गया कि एनोड के ऊपर कैसा चार्ज है भाई, एनोड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, इसका मतलब एनोड के अंदर एक पॉजिटिव पार्टिकल प्रेजेंट होता है और उसी पॉजिटिव पार्टिकल को कहा गया था प्रोटॉन। अब ये जो एक ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया और एक ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया, ये जो एनोड रेज है इनकी प्रॉपर्टी डिपेंड करती है कि इसके अंदर कौन सी गैस फिल्ड है, क्योंकि हम गैस फिल करेंगे, हर गैस के हिसाब से ये थोड़ी चेंज हो जाती हैं। तो ये जो प्रॉपर्टीज है एनोड रेज की डिपेंड करती है कौन सी गैस फिल्ड है। एक आपको ये याद रखना है, इसका मतलब प्रोटॉन एक सब एटॉमिक पार्टिकल होता है जिसके ऊपर यूनिट पॉजिटिव चार्ज होता है, और प्रोटॉन को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। और इस पर कितना चार्ज होता है, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। मास इसका कितना होता है, 1.67 × 10⁻27 kg, जो हाइड्रोजन के एटम के मास के बराबर होते हैं। राइट, चलो ये था प्रोटॉन के बारे में। नेक्स्ट आता है डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन आपको याद रखना है जेम्स चैडविक ने की थी। उसने क्या किया था, अल्फा पार्टिकल्स की बम्बार्डमेंट की थी बेरिलियम के न्यूक्लियस पे। ये होता है बेरिलियम का न्यूक्लियस, और एक ये अल्फा पार्टिकल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है। अल्फा पार्टिकल क्या होते हैं, अल्फा पार्टिकल होता है हीलियम का न्यूक्लियस। ये हीलियम के न्यूक्लियस को ही अल्फा पार्टिकल कहते हैं। जब अल्फा पार्टिकल की बम्बार्डमेंट करवाई तो देखा एक नया न्यूक्लियस बन गया। जो नया न्यूक्लियस बना था वो कार्बन का बना था, साथ में एक पार्टिकल निकला जिस पार्टिकल का क्या नाम दिया गया था, न्यूट्रॉन। ठीक है, देखो 4 + 2 6, 6 + 0 6, यहाँ पर 9 + 4 13, 12 + 1 भी 13 हो गया। यहाँ से एक नया पार्टिकल निकला बम्बार्डमेंट के बाद जिसका नाम क्या दिया गया था, न्यूट्रॉन। ठीक है, तो हमने न्यूट्रॉन के बारे में क्या कहा कि न्यूट्रॉन एक सब एटॉमिक पार्टिकल होता है जिसका मास कितना होता है, 1.675 × 10⁻27 kg। ये और इसका जो मास है वो हाइड्रोजन एटम के बराबर होता है। इसके ऊपर कोई इलेक्ट्रॉनिक चार्ज नहीं होता है, इसलिए इसे एन से रिप्रेजेंट करते हैं। एन मतलब न्यूट्रॉन, और ये न्यूट्रल होता है, इसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होता। राइट, चलो नेक्स्ट देखो, अगर शॉर्ट में मैं बोलूँ तो आप बस इसको जो अभी अभी हमने पढ़ा है उसके लिए आप ये टेबल याद कर लेना, इतना ही बहुत है। सबसे पहला 3 पार्टिकल है सब एटॉमिक पार्टिकल, जिसमें से एक है इलेक्ट्रॉन, दूसरा है प्रोटॉन और तीसरा है न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन को E नेगेटिव से डिनोट करते हैं, प्रोटॉन को P पॉजिटिव से डिनोट करते हैं और न्यूट्रॉन को N से डिनोट करते हैं। इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी जे थॉमसन ने की, प्रोटॉन की डिस्कवरी E गोल्डस्टीन ने की है, और न्यूट्रॉन की डिस्कवरी जेम्स चैडविक ने की है, ये याद रखना है। इलेक्ट्रॉन का जो मास है वो 9.1 × 10⁻31 kg होता है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास इक्वल होता है, जो होता है 1.67 × 10⁻27 kg। इलेक्ट्रॉन पे और प्रोटॉन दोनों पे चार्ज इक्वल होता है, बस इलेक्ट्रॉन पे वही चार्ज नेगेटिव होता है और प्रोटॉन पे वही चार्ज पॉजिटिव होता है। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज 1.6 × 10⁻19 कूलम, सेम चार्ज प्रोटॉन पे होता है, बस इस पे पॉजिटिव इस पे नेगेटिव होता है। न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता, ये आपको याद रख के चलना है। क्लियर, चलो ये था हमारा सब एटॉमिक पार्टिकल्स के बारे में, आप बस इसको याद कर लेना, यहीं से क्वेश्चन आ जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट एक बार डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी पढ़ लेते हैं। डाल्टन ने ही हमें बताया था कि किसी भी मैटर की जो सबसे छोटी यूनिट होती है वो एटम होती है। एटम इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एनी मैटर। अब डाल्टन ने ये कहा था कि मैटर बहुत ही छोटे, इनडिविजिबल, जिसको हम डिवाइड नहीं कर सकते, ना ही डिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं, उन पार्टिकल से मिलकर बनी होती है, और वो पार्टिकल क्या होता है, एटम। सेम एलिमेंट के जो एटम्स होते हैं वो शेप, साइज और मास में सेम होते हैं, और डिफरेंट एलिमेंट्स के जो एटम्स होते हैं वो शेप, साइज, मास और केमिकल प्रॉपर्टीज में डिफरेंट होते हैं। जैसे अगर मैं बात कर लूँ H2O और CH4 की,
तो यहाँ पर भी हाइड्रोजन है और यहाँ पर भी हाइड्रोजन है, तो इस वाले हाइड्रोजन और इस वाले हाइड्रोजन का मास, शेप, साइज सेम होगा। बट ये ऑक्सीजन और कार्बन क्योंकि अलग अलग हैं तो इनका शेप, साइज और मास अलग अलग होगा। किसी भी केमिकल कॉम्बिनेशन में जो पार्टिसिपेट करने वाली सबसे छोटी यूनिट होती है वो एटम होते हैं। दो या दो से ज़्यादा एटम्स मिलकर कंबाइन करते हैं तो कंपाउंड बनाते हैं, और वो कंपाउंड हमेशा फिक्स रेशो में होते हैं। जैसे H2O, तो H2O का रेशो फिक्स है हमेशा, ये 2:1 में ही कंबाइन करेंगे। और CH4 का करूँ तो 1:4 में कंबाइन करेंगे, राइट। एटम्स को ना क्रिएट कर सकते हैं ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। केमिकल रिएक्शंस में कॉम्बिनेशन, सेपरेशन और रीअरेंजमेंट होता है एटम्स का। हम नए एटम ना बना सकते हैं ना पुरानों को खत्म कर सकते हैं, बस उनका रीअरेंजमेंट कर सकते हैं, राइट। ये चीज़ आपको याद रख के चलनी। ये थी डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। नेक्स्ट देखो, अब एटॉमिक मॉडल्स आते हैं। हमें 3 एटॉमिक मॉडल पढ़ने हैं, थॉमसन मॉडल, रदरफोर्ड मॉडल और बोर मॉडल। इसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे थॉमसन मॉडल ऑफ एटम। थोड़ा सा नाम याद रखना। देखो ये है थॉमसन मॉडल ऑफ एटम। इसी को रेजिन पुडिंग मॉडल भी कहते हैं, इसको प्लम पुडिंग मॉडल भी कहते हैं, या इसी को हम वाटरमेलन मॉडल भी बोलते हैं। ये मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि एग्जाम में ऐसे ही आ जाता है, विच मॉडल इज ऑल्सो नोन एज वाटरमेलन मॉडल। तो याद रखना है वो थॉमसन मॉडल होता है, जिसको हम वाटरमेलन मॉडल के नाम से भी जानते हैं। अब इसने क्या कहा था, इसने क्या कहा कि एटम एक यूनिफॉर्मली पॉजिटिव स्फीयर होते हैं, ठीक है। सबसे पहले तो इसने ये कहा कि एटम जो है वो पॉजिटिवली, यूनिफॉर्मली पॉजिटिवली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड स्फीयर होता है। यानी ये मैंने स्फीयर ले लिया ना, और ये एक एटम है और इसके अंदर जो पॉजिटिव चार्ज है वो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड है हर जगह, और इलेक्ट्रॉन्स आर एम्बेडेड इन इट। अब इलेक्ट्रॉन्स पे नेगेटिव चार्ज होते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स इसके अंदर नेगेटिवली चार्ज थे, राइट, ऐसे। तो ये चीज आपको याद रख के चलनी है। ये थॉमसन का मॉडल है, राइट। तो देखो इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स एम्बेडेड होते हैं और ये इस तरीके से एम्बेडेड होते हैं कि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज इक्वल होता है मैग्नीट्यूड में, इसलिए हमारा एटम न्यूट्रल होता है। ये थॉमसन ने कहा था। थॉमसन ने कहा था कि पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर होता है, पॉजिटिव है ये चार्ज स्फीयर, और इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स एम्बेडेड होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स पे नेगेटिव चार्ज होता है। ये इस तरीके से होता है कि पॉजिटिव और नेगेटिव का टोटल अमाउंट इक्वल होता है, जिसके कारण जो हमारा एटम है वो न्यूट्रल होता है, राइट। ये थॉमसन का मॉडल था। नेक्स्ट आता है हमारा रदरफोर्ड का मॉडल। इसे रदरफोर्ड मॉडल एटम या फिर रदरफोर्ड अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट भी कहते हैं, राइट। सबसे पहले मैं आपको इसका एटम का सेटअप बता देती हूँ कैसे है। देखो इसने क्या किया था, इस तरीके का एक लेड सोर्स लिया था और इसके अंदर इसने अल्फा पार्टिकल्स को लिया था। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही है, व्हाट आर अल्फा पार्टिकल्स। अभी थोड़ी देर पहले भी आए थे अल्फा पार्टिकल जब हमने न्यूट्रॉन की डिस्कवरी पढ़ी थी, राइट। देखो यहाँ पर तब मैंने आपको कहा था अल्फा पार्टिकल्स याद कर लेना, क्योंकि अल्फा पार्टिकल्स इंपॉर्टेंट है। ये थे अल्फा पार्टिकल्स। तो अल्फा पार्टिकल्स क्या होते हैं, हीलियम के न्यूक्लियस को ही हम अल्फा पार्टिकल्स कहते हैं। यानी ये हीलियम का न्यूक्लियस जो होता है 2He4, इसी को हम क्या कहते हैं भाई, अल्फा पार्टिकल्स। इन अल्फा पार्टिकल्स को एक स्लिट से पास कराया ताकि ये सीधे पास हो सके, और यहाँ पर हमने एक गोल्ड की फॉइल ली थी, गोल्ड की फॉइल। तो ये जो अल्फा पार्टिकल्स का, इनको बेसिकली किसके ऊपर बम्बार्ड करवाना था, गोल्ड फॉइल। अभी गोल्ड फॉइल के बाद कहाँ जा रहे हैं इसका पता करने के लिए यहाँ पर एक ZNS स्क्रीन लगाई गई। ZNS स्क्रीन वही फ्लोरोसेंट होती है, जैसे ही इसके ऊपर कुछ टकराएगा ये चमकने लगेगी, राइट, इल्यूमिनेशन प्रोड्यूस करेगी। अब ये उसका सेटअप था। अब क्या देखा रदरफोर्ड ने अपने, आपको ये याद रखना है सबसे पहला कि ये 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो रदरफोर्ड है उसने अपने एक्सपेरिमेंट में अल्फा पार्टिकल्स लिए थे। अल्फा पार्टिकल्स होता है हीलियम का न्यूक्लियस। एक उसने गोल्ड फॉइल ली थी। गोल्ड फॉइल उसने इसलिए ली थी क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा मेलेबल होती है। मेलेबल का मतलब ये बहुत ही पतली शीट हम इसकी बना सकते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा मेलेबल होती है और डक्टाइल भी होती है, यानी इसकी बहुत पतली वायर और बहुत पतली शीट बना सकते हैं। रदरफोर्ड को अपने एक्सपेरिमेंट के लिए बहुत ही पतली शीट की ज़रूरत थी, इसलिए उसने गोल्ड फॉइल ली थी। ये दोनों ही क्वेश्चन आ सकते हैं, इनको थोड़ा सा याद रखना। अब उसने क्या देखा कि जो ज़्यादातर पार्टिकल्स थे वो स्ट्रेटली निकल गए, ठीक है, क्योंकि वो स्ट्रेट पास हो गए। से ये पता चल गया कि भाई यहाँ जो बीच का जो स्पेस है वो ज़्यादातर स्पेस क्या है, खाली। तो पहली ऑब्जर्वेशन से उसने पहला कंक्लूजन दिया। दूसरा उसने ये बताया कि जो कुछ अल्फा पार्टिकल्स है वो छोटे एंगल से डिफ्लेक्ट हुए, ऐसे यहाँ पर इल्यूमिनेशन प्रोड्यूस हुआ। उसे ये पता चला कि कुछ जो पार्टिकल्स हैं वो स्मॉल एंगल से डिफ्लेक्ट हो गए। तो उसने क्या कंक्लूजन किया, डिफ्लेक्ट हुए हैं तो ये अल्फा पार्टिकल किसी चीज़ से टकराए हैं, यानी एटम्स के पास पॉजिटिवली चार्ज एंटिटी होती है। एटम जो होते हैं वो पॉजिटिवली चार्ज होते हैं। जब पॉजिटिव से टकराएगा तो वो डिफ्लेक्ट होगा। वेरी फ्यू अल्फा पार्टिकल्स ऐसे जो बैकवर्ड डिफ्लेक्ट हो गए, यानी इस तरीके से डिफ्लेक्ट हो गए, वापस आ गए।
इससे ये पता चलता है कि अगर ऐसा कोई पार्टिकल जो वापस आ गया वो एग्जैक्टली पॉजिटिव चार्ज से टकराया है, इसका मतलब पॉजिटिव चार्ज बहुत ही छोटी जगह में प्रेजेंट है, और उस वो जो बहुत ही छोटी जगह में प्रेजेंट है उसी को क्या नाम दिया गया था, न्यूक्लियस। तो आपको याद रखना है न्यूक्लियस की डिस्कवरी रदरफोर्ड ने की थी। कई लोग कहते हैं रदरफोर्ड ने की थी प्रोटॉन की डिस्कवरी, पर प्रोटॉन की डिस्कवरी गोल्डस्टीन ने की थी, रदरफोर्ड ने तो न्यूक्लियस की डिस्कवरी की थी, राइट। चलो, अब इसके बेसिस पे उसने अपना मॉडल दिया। तो उसने अपने मॉडल में क्या कहा कि किसी भी एटम के अंदर जो उसका पूरा मास है और जो पॉजिटिव चार्ज है वो एक बहुत ही छोटी जगह में कॉन्सेंट्रेट होता है, और उस जगह को क्या नाम दिया गया था, न्यूक्लियस। ये इसके अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस के अंदर पॉजिटिव चार्ज, और इलेक्ट्रॉन्स इस न्यूक्लियस के चारों तरफ सर्कुलर पाथ में चक्कर लगाते हैं, यहाँ पर इस तरीके से। तो न्यूक्लियस इन सर्कुलर पाथ में ऐसे चक्कर लगाते हैं। अब इलेक्ट्रॉन्स यहाँ चक्कर लगा रहे हैं, तो ये नेगेटिव चार्ज और ये पॉजिटिव चार्ज, इस नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज के बीच एक फोर्स सेटअप हो जाता है जिसे क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, राइट। चलो नेक्स्ट, अब ये तो उसने मॉडल दे दिया, पर यहाँ पर उसकी कुछ ड्रॉबैक थी, वो और देख लेते हैं। अब देखो, ये है ना उसका मॉडल। ये अब क्या है, मैक्सवेल की थ्योरी ये कहती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन वाली, यानी ईएमआर की थ्योरी, कि जब कोई चार्ज बॉडी दूसरी चार्ज बॉडी के चारों तरफ घूमती है तो वो अपनी एनर्जी लूज करती है इन द फॉर्म्स ऑफ ईएमआर, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन भी ऐसे ही रेडिएशन एमिट करते हैं, यानी ये इलेक्ट्रॉन पे चार्ज और ये पॉजिटिव चार्ज। तो जैसे ही इलेक्ट्रॉन ये घूमेगा तो इलेक्ट्रॉन ईएमआर रेडिएट करेगा, जिसके कारण इसकी जो एनर्जी है लूज हो जाएगी। तो ऐसा मान के चलो, इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिट में, अब ये घूमते घूमते एनर्जी को लूज करेगा, तो ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ सेकंड ऑर्बिट में आ जाएगा, और जो हमारी थर्ड शेल है वो कंप्लीटली वेनिश हो जाएगी, राइट। ये खत्म। अब ये दूसरे में आ चुका है, अब दूसरे में घूमते घूमते भी अपनी एनर्जी को लूज करेगा, तो ये फर्स्ट में आ जाएगा। अब ये आ गया फर्स्ट में, जब ये फर्स्ट में घूमेगा तभी भी एनर्जी को लूज करेगा, तो ये फर्स्ट भी खत्म। तो एक ऐसी स्टेज आ जाएगी जब हमारा न्यूक्लियस का, हमारा इलेक्ट्रॉन कहाँ आ जाएगा, न्यूक्लियस में। और अगर न्यूक्लियस में आ गया तो जो हमारा एटम है वो कोलैप्स कर जाएगा। ऐसा कभी भी होता नहीं है। इसका मतलब जो रदरफोर्ड का मॉडल था वो एटम की स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन नहीं कर पाया था, इसलिए उसका मॉडल फेल हो गया था, राइट। तो ये कुछ मॉडल से आपको याद रख के चलने हैं। अब इन सब में जो सबसे इंपॉर्टेंट मॉडल है जो हमारा नेक्स्ट है वो है बोर्स मॉडल ऑफ एटम। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है इसको। तो पहले हम बोर्स मॉडल देख लेते हैं, फिर बोर्स मॉडल से रिलेटेड कुछ फॉर्मूले हैं उनको देखेंगे। पहली बात जो बोर मॉडल के बारे में याद रखनी है वो ये याद रखनी है कि बोर का मॉडल सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन और हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज के लिए वैलिड था, जैसे Li2 पॉजिटिव और He पॉजिटिव। अब ये हाइड्रोजन और हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज का क्या मतलब है, इसका मतलब है यूनी इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज या फिर सिंगल इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज, यानी ये सिर्फ उनके लिए ही वैलिड था जिनके अंदर एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। जैसे अगर हम हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन में सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या होता है भाई, 1, है ना। तो उसके अंदर कितना इलेक्ट्रॉन होता है, 1। ऐसे ही अगर मैं बात करूं Li2 पॉजिटिव की, तो Li2 पॉजिटिव यानी लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 होता है, पर क्योंकि इसके ऊपर 2 पॉजिटिव चार्ज है तो इसमें देखो ये 3 इलेक्ट्रॉन, पर इस पर 2 पॉजिटिव चार्ज है, इसका मतलब ये 2 इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर देगा, तो कितना आएगा, 1। इसके अंदर भी 1 इलेक्ट्रॉन होता है। ऐसे ही He पॉजिटिव, हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 होता है, बट अगर इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज लगा दूँ तो ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा, और 2 - 1 कितना आएगा, 1। इसका मतलब इसके अंदर भी 1 इलेक्ट्रॉन होता है। तो सबसे पहली चीज़ आपको यही याद रखनी है कि जो बोर का मॉडल है वो सिर्फ और सिर्फ सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज के लिए वैलिड होता है। ये इसकी लिमिटेशन भी है सबसे बड़ी, कि ये सिर्फ और सिर्फ किसके लिए वैलिड था, सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज के लिए। अब बोर ने अपने मॉडल में क्या कहा वो देखते हैं, ठीक है। देखो, सबसे फर्स्ट थिंग जो बोर ने अपने मॉडल में कही वो क्या थी, एक एटम है जिसके अंदर एक पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस होता है सेंटर में, ऐसे यहाँ पर। इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन फिक्स सर्कुलर पाथ ऑफ कांस्टेंट एनर्जी एंड कांस्टेंट रेडियस। अब इलेक्ट्रॉन इसके चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। अब ऐसा तो रदरफोर्ड ने भी कहा था, पर इसने कहा था जब ये चक्कर लगाते हैं तो जो इनकी एनर्जी है वो कांस्टेंट रहती है और इनका रेडियस भी कांस्टेंट रहता है। ना तो ये एनर्जी इनकी बढ़ती है ना घटती है, और ना इनका रेडियस बढ़ेगा घटेगा, इसीलिए ये फिक्स्ड सर्कुलर पाथ होता है। फिक्स्ड का मतलब है इनकी एनर्जी फिक्स होती है, यानी ये जो सर्कुलर पाथ है यहाँ पर एनर्जी फिक्स होती है, राइट। ये जो फिक्स सर्कुलर पाथ है इन्हीं को कहा गया था ऑर्बिट्स, या इन्हीं को हम कहते हैं एनर्जी सेल्स, या इन्हीं को हम कहते हैं एनर्जी लेवल्स। अब ये जो एनर्जी लेवल्स होते हैं इनको हम ऐसे रिप्रेजेंट भी करते हैं। जो फर्स्ट वाला लेवल है उसको n=1 से, सेकंड n=2, थर्ड n=3, राइट। या फिर अल्फाबेट्स में कहें तो ये K
L M ऐसे कंटिन्यू चलता जाता है, इस तरह सेल्स होती है। द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन डज नॉट चेंज विद टाइम, that is as long as the electron remains in a particular orbit it does not lose or gain energy, hence the energy of an electron in particular orbit remains constant। इसका मतलब है मान लो इलेक्ट्रॉन सेकंड ऑर्बिट में है, जब तक ये सेकंड ऑर्बिट में रहेगा तब तक अपनी एनर्जी को ना ये लूज करेगा ना ये गेन करेगा। एक पर्टिकुलर ऑर्बिट में रहेगा तब तक, मान लो अगर ये सेकंड से थर्ड में चला जाता है तो ऑटोमेटिकली इसकी एनर्जी चेंज हो गई। तो जब तक इलेक्ट्रॉन हमारा एक पर्टिकुलर ऑर्बिट में रहेगा तब तक उसकी एनर्जी ना कम होगी और ना ही ज़्यादा होगी। एक फोर्थ पॉस्टुलेट ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, सिर्फ उन्हीं ऑर्बिट को परमिशन है, यानी उन्हीं ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन रह सकता है जिनका एंगुलर मोमेंटम एक इंटीग्रल मल्टीपल है h/2π का। इस पॉस्टुलेट को क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम भी कहते हैं। देखो सबसे पहले जो नॉर्मल मोमेंटम मास इनटू वेलोसिटी होते हैं, वैसे ही एंगुलर मोमेंटम मोमेंट ऑफ इनर्शिया इनटू वेलोसिटी होते हैं, एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है, तो ये जो हमारा एंगुलर मोमेंटम है इसका जो फॉर्मूला आता है वो आता है mvr। अब ये क्या कह रहा है कि सिर्फ उन्हीं ऑर्बिट्स को परमिशन है, यानी इलेक्ट्रॉन या तो यहाँ रह सकता है या यहाँ रह सकता है, यहाँ रह सकता है, बीच में नहीं रह सकता। क्यों नहीं रह सकता बीच में? क्योंकि वहाँ फिर एंगुलर मोमेंटम इसका मल्टीपल नहीं बनेगा, यानी जो हमारा एंगुलर मोमेंटम है mvr वो एक इंटीग्रल मल्टीपल होना चाहिए। इंटीग्रल के लिए मैंने n लगाया है NH/2π, यानी ये n की वैल्यू या तो 1 हो सकती है या 2 या 3 होल नंबर होना चाहिए, है ना। तो ये 1 हो गया, 2 3 ऐसे हो सकता है, यानी 1.5 नहीं हो सकती। इसलिए हमारा इलेक्ट्रॉन बीच में नहीं मिलेगा, हमें एक पर्टिकुलर ऑर्बिट में ही मिलेगा। ये भी आपको याद रखे चलना है। और इसी जो पॉस्टुलेट है इसी को हम कहते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, राइट। चलो नेक्स्ट। अब देखो मैंने अभी थोड़ी देर पहले क्या बताया आपको, ये थोड़ा सा याद रखना है। देखो ये फर्स्ट वाला लेवल है हमारा n=1, ये है हमारा n=2 और ये है n=3। अब सपोज हमारा इलेक्ट्रॉन यहाँ है, तो जब तक इलेक्ट्रॉन एक पर्टिकुलर ऑर्बिट में रहेगा तब तक ना तो ये एनर्जी को गेन करेगा ना ही ये एनर्जी को लूज करेगा। एनर्जी इज एमिटेड और एब्जॉर्ब ओनली व्हेन द इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम वन एनर्जी लेवल टू अनदर एनर्जी लेवल। इलेक्ट्रॉन जो एनर्जी है वो सिर्फ तभी एमिट और एब्जॉर्ब होती है जब हमारा इलेक्ट्रॉन एक लेवल से दूसरे लेवल में जाता है। जैसे मान लो अभी इलेक्ट्रॉन n=2 में है, तो जब हमारा इलेक्ट्रॉन n=2 से n=3 में जाते हैं, यहाँ गया, तो इसको हमें एनर्जी देनी पड़ेगी। यानी जब ये हम इसमें एनर्जी एब्जॉर्ब करेंगे या इसको एनर्जी देंगे, इसमें एनर्जी ऐड करेंगे, तो ये अपना लोअर लेवल छोड़कर हायर लेवल में चला जाएगा। तो आपको याद रखना है जब कोई इलेक्ट्रॉन लोअर लेवल से हायर लेवल में जाता है तो वो एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है, राइट। और उस केस में जो एनर्जी है वो पॉजिटिव होती है। बट अगर हमारा इलेक्ट्रॉन n=3 से वापस n=2 में आता है, अच्छा जब इलेक्ट्रॉन लोअर लेवल छोड़कर हायर लेवल में जाते हैं तो उसकी एनर्जी बढ़ जाती है, बढ़ गई। अब जैसे ही एनर्जी बढ़ती है तो उसकी स्टेबिलिटी घट जाती है, क्योंकि एनर्जी और स्टेबिलिटी एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो एनर्जी और स्टेबिलिटी एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। अब जैसे ही अपना लोअर लेवल छोड़कर हायर लेवल में गया, इसकी एनर्जी तो बढ़ गई पर जो इसकी स्टेबिलिटी है वो डिक्रीज हो गई। अब ये स्टेबल होने के लिए, क्योंकि यहाँ तो यहाँ स्टेबल हो गया, ये वापस पहले वाले लेवल में आएगा। अब जैसे ही ये पहले वाले लेवल में आएगा तो जो एनर्जी इसने ऑब्जर्व किया वो इसे एमिट करनी पड़ेगी, यानी इस केस में जो एनर्जी है वो हमारी एमिट होती है, राइट। और उस केस में एनर्जी की वैल्यू नेगेटिव आ जाएगी, राइट। अच्छा आपको ये भी याद रखना है कि जब इसने n=2 से n=3 में गए, लोअर लेवल हो गया और यहाँ एनर्जी बढ़ गई, इसको कहते हैं हम एक्साइटेड स्टेट। और एक्साइटेड स्टेट में एनर्जी ज़्यादा होती है और एनर्जी ज़्यादा होने से उसकी स्टेबिलिटी घट जाती है, इसीलिए वो वापस पहले वाले लेवल में आता है। इसीलिए एक्साइटेड स्टेट में जो हमारा इलेक्ट्रॉन वो ज़्यादा देर नहीं रहता, क्योंकि वहाँ स्टेबिलिटी कम होती है। याद रहेगा इतना। चलो नेक्स्ट कुछ फॉर्मूले हैं जो आपको याद रखने हैं। देखो अगर हमें किसी भी ऑर्बिट का रेडियस निकालना है, जैसे मान लो ये हमारा इलेक्ट्रॉन और ये सेकंड ऑर्बिट में घूम रहा है, अब हमें ये पता करना है सेकंड ऑर्बिट की रेडियस कितनी है। रेडियस ये होगी, तो रेडियस निकालने का फॉर्मूला ये होता है। देखो वैसे तो इसको निकालने का कैलकुलेशन भी है, तो आपको डेरिवेशन पे जाना नहीं है, आप ये भी छोड़ देना, n²h²/4π²m/k/z², इसको भी स्किप कर देना। आपको डायरेक्ट ये याद रखना है n मतलब जिस भी ऑर्बिट के आपको एनर्जी निकालनी है। मान लो फर्स्ट है तो n=1 हो जाएगा, सेकंड है तो n=2 हो जाएगा, थर्ड है तो n=3 हो जाएगा। फॉर्मूला क्या होता है 0.529 × n²/z। n हमारा जो ऑर्बिट है वो 1 भी हो सकता है, 2 3 कुछ भी हो सकता है, और z एटॉमिक नंबर यानी जिसके लिए भी हम निकाल रहे हैं।
अभी हमने देखा था ना, मान लो He पॉजिटिव के लिए निकाल रहे हैं या Li2 पॉजिटिव के लिए निकाल रहे हैं या हाइड्रोजन के लिए निकाल रहे हैं। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर तो 1 होता है, लिथियम में तो एटॉमिक नंबर 3 हो जाएगा, हीलियम में तो 2 हो जाएगा, उससे हम इसका रेडियस कैलकुलेट कर सकते हैं, राइट। उसके बाद आती है वेलोसिटी। ऐसे ही अगर हमें ये निकालना है कौन से जिस ऑर्बिट में घूम रहा है तो किस वेलोसिटी से ट्रेवल कर रहा है, उसके लिए एक तो ये हो सकता है 2π/d²/nh, इसको आप स्किप कर सकते हैं, डायरेक्ट ये फॉर्मूला याद रखना, Vn = 2.18 × 10⁶ Z/n। अब Z एटॉमिक नंबर और n हमारा ऑर्बिट होता है, ठीक है। अब इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है वो तो रेडियस और एक एनर्जी का है। एनर्जी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। एनर्जी का फॉर्मूला अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकाले तो होगा -13.6 × Z²/n²। Z एटॉमिक नंबर, n हमारा ऑर्बिट जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन ट्रेवल कर रहे हैं। जूल में निकालेंगे तो होगा -2.18 × 10⁻18 Z²/n² जूल। और अगर किलो जूल पर मोल में निकालेंगे तो फॉर्मूला होगा -1312 Z²/n²। आपको ये वाला फॉर्मूला सबसे ज़्यादा याद रखना है क्योंकि जो एनर्जी है उसकी एसआई यूनिट जूल होती है, तो जूल में एनर्जी का जो फॉर्मूला है वो होगा -2.18 × 10⁻18 Z²/n², राइट। चलो नेक्स्ट अगर हम हाइड्रोजन एटम की बात करते हैं तो जब हम हाइड्रोजन एटम के ऊपर इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज पास करते हैं तो जो एटम है वो बहुत सारी एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है और वो बहुत सारी स्पेक्ट्रल लाइन में टूट जाता है। आपको थोड़ा सा याद रखना है, यहाँ पर देखो मैं अलग अलग लेवल बना देती हूँ, n = 1, n = 2, n = 3, n = 4 और n = 5, राइट। ऐसे थोड़ा सा याद रखना है, यानी हाइड्रोजन का अगर हम पढ़ेंगे स्पेक्ट्रम तो उसमें हमें बहुत सारी लाइन देखने को मिलती है। अब आपको याद रखना है कि अगर हमारा इलेक्ट्रॉन किसी भी हायर लेवल से n = 1 में आते हैं, किसी भी लेवल से अगर वो n = 1 में आता है किसी भी लेवल से, तो जो हमें लाइंस मिलेंगी उनको बोलते हैं लेमन सीरीज। हाइड्रोजन के लिए ये उसे क्या बोलते हैं, लेमन सीरीज। अगर हमारा इलेक्ट्रॉन n = 2 में आता है, किसी भी हायर लेवल से अगर इलेक्ट्रॉन n = 2 में आ रहा है तो उसे बोलते हैं बाल्मर सीरीज। अगर n = 3 में आता है, किसी भी लेवल से अगर वो n = 3 में आता है तो उसे कहते हैं पाश्चन सीरीज, ठीक है। अगर वो हमारा n = 4 में आता है, अगर हमारा इलेक्ट्रॉन n = 4 में आता है तो उसे बोलते हैं ब्रैकेट सीरीज। और अगर हमारा इलेक्ट्रॉन n = 5 में आता है तो उसे बोलते हैं पी फंड सीरीज, राइट। ये 5 सीरीज हमें हाइड्रोजन के केस में मिलती हैं, आपको याद रखना है, लेमन, बामर, पाश्चन, ब्रैकेट और पी फंड। n = 1 यानी अगर फर्स्ट लेवल है तो लेमन सीरीज, n = 2 के लिए बामर सीरीज, n = 3 पाश्चन सीरीज, n = 4 ब्रैकेट सीरीज और n = 5 हमारी होती है पी फंड सीरीज। अब आपको ये भी याद रखना है कि जो लेमन सीरीज है वो हमें मिलती है इंफ्रारेड रीजन में, नहीं, जो हमारी 11 सीरीज है वो हमें मिलती है यूवी रीजन में यानी अल्ट्रावायलेट रीजन में। बाल्मर सीरीज हमें मिलती है विजिबल रीजन में, राइट। बाकी की जो तीनों है वो हमें मिलती है इंफ्रारेड रीजन में। तो आपको याद रखना है कि हाइड्रोजन के केस में हमें 5 स्पेक्ट्रल लाइन मिलती है, जिसमें से फर्स्ट होती है लेमन, दूसरी होती है बाल्मर, तीसरी होती है पाश्चन, फोर्थ होती है ब्रैकेट और फिफ्थ होती है पी फंड। इसमें से जो फर्स्ट वाली है वो अल्ट्रावायलेट रीजन में, सेकंड विजिबल रीजन में और बाकी 3 हमें मिलती हैं इंफ्रारेड रीजन में। ये आपको याद रख के चलना है। लेमन सीरीज के लिए जो हमारा n1 है वो 1 होता है, n2 कुछ भी हो सकता है, यानी जो हमारा फर्स्ट लेवल है ग्राउंड लेवल 1 होता है, एक्साइटेड लेवल कुछ भी हो सकता है। बाल्मर सीरीज के लिए हमारा जो ग्राउंड लेवल है वो 2 होता है, एक्साइटेड लेवल कुछ भी हो सकता है। पाश्चन के लिए ग्राउंड लेवल 3 होता है, एक्साइटेड लेवल कुछ भी हो सकता है। ब्रैकेट के लिए ग्राउंड लेवल 4 होता है, एक्साइटेड लेवल कुछ भी हो सकता है। पी फंड के लिए ग्राउंड लेवल 5 होता है, एक्साइटेड लेवल कुछ भी हो सकता है। ये आपको याद रख के चल रहे हैं। 11 सीरीज अल्ट्रावायलेट रीजन में, बाल्मर सीरीज विजिबल रीजन में, पाश्चन, ब्रैकेट और पी फंड सीरीज इंफ्रारेड रीजन में मिलती है। ये याद रख के चलना है। नेक्स्ट देखो, अभी मैंने बता दिया अगर हम लेमन सीरीज की बात करते हो तो n1 कितना होता है 1। अब मान लो 1 से हमारा जो इलेक्ट्रॉन है वो थर्ड लेवल में जा रहा है तो n2 हो गया 3। अब हमें ये निकालना है कि इस वक्त जो रेडिएशन हुई उसकी वेवलेंथ कितनी है, वेवलेंथ को लैम्डा से, फ्रीक्वेंसी कितनी है उसको न्यू से और वेव नंबर को न्यू बार से डिनोट करते हैं। अगर ये निकालना है तो उसके लिए फॉर्मूला होता है 1/λ = न्यू बार = r 1/n1² -1/n2² z²। z एटॉमिक नंबर होते हैं, n1 और n2 यहाँ दिए गए हैं। न्यू बार वेव नंबर होता है, लैम्डा वेवलेंथ होता है, ये हमारा सेंटीमीटर इनवर्स में निकलेगा। यहाँ पर जो r है वो रेडबर्ग कांस्टेंट होता है जिसकी वैल्यू 109677 सेंटीमीटर इनवर्स होती है, राइट।
इन शॉर्ट इसे हम 10⁵ भी ले लेते हैं, राइट। चलो, अगर हम जूल में निकालेंगे तो हमें पता ही ये थी हमारी एनर्जी। अगर हम दो अलग अलग ऑर्बिट के लिए निकाल रहे हैं तो होगा -2.18 इंटू 10⁻18 1/n1² -1/n2² Z² जूल। n1 फर्स्ट लेवल यानी ग्राउंड लेवल और एक्साइटेड लेवल n2 होता है और z हमारा एटॉमिक नंबर होता है। ऐसे हम दो लेवल्स की एनर्जी निकाल सकते हैं, राइट। चलो नेक्स्ट, अब देखो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करते हैं। अब हमें पता है, देखो ये हमारा न्यूक्लियस होता है और इलेक्ट्रॉन्स ऐसे डिफरेंट शेल्स में इसके चारों तरफ चक्कर लगाते हैं, राइट। तो इन डिफरेंट शेल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स का जो अरेंजमेंट होता है उसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं। अब ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फिल कैसे किया जाता है, उसके लिए हमारे पास स्कीम होती है जिसको बोलते हैं भोर भरी स्कीम, जो ये कहती है कि जो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स है किसी भी शेल में या ऑर्बिट में वो भरे जाते हैं बाय द फॉर्मूला 2n²। इससे हम फिल कर सकते हैं। n है यहाँ पर सेल या ऑर्बिट, यानी अगर मैं n = 1 लेती हूँ यानी फर्स्ट ऑर्बिट की बात करती हूँ तो हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन अरेंजमेंट आएगा वो 2 × 1 का स्क्वायर कितना आएगा 2, यानी पहली शेल में मैक्सिमम 2 ही इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। अगर हम सेकेंड शेल की बात करें तो n = 2 तो 2 × 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 8। अगर n = 3 की बात करें तो 2 × 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 18। इस तरीके से इलेक्ट्रॉन फिल किए जाते हैं, राइट। अब अगर हम किसी भी एटम की बात करते हैं तो जो उसका आउटर मोस्ट ऑर्बिट होगा उसमें मैक्सिमम 8 ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 8 से ज़्यादा उसमें नहीं आ सकते, ठीक है। उसके अलावा जो आउटर मोस्ट शेल है उससे पहले सारे इनर शेल्स भर जाने चाहिए, यानी आपको इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं तो सबसे पहले आप ये वाली शेल फिल करेंगे, फिर ये। ऐसे नहीं कर सकते कि हम सबसे पहले थर्ड फिल कर दें। जब तक इनर शेल पूरे फिल नहीं हो जाते तब तक हम आउटर मोस्ट शेल को फिल नहीं कर सकते, राइट। चलो नेक्स्ट एक बार क्वांटम नंबर्स और देख लो। वैसे तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन फिल हो जाते हैं बट एक इलेक्ट्रॉन फिल SPDF से भी होते हैं, तो उसके लिए आप पहले ये देख लो क्वांटम नंबर्स क्या होते हैं। क्वांटम नंबर्स होते हैं अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यानी किसी भी एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स का अरेंजमेंट कैसे किया जाता है उसके लिए हमारे पास क्या होते हैं क्वांटम नंबर्स। अब इन क्वांटम नंबर हमारे पास 4 होते हैं। तो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए हम कौन से एटम का निकाल रहे हैं। उस एटम के अंदर हमें पता होगा ऑर्बिट, ठीक है, या इसको हम बोल सकते हैं एड्रेस टू एन इलेक्ट्रॉन्स, यानी हमें पता करना है हमारा इलेक्ट्रॉन है कहाँ पर। तो उसके लिए सबसे पहले हमें ये पता करना है कि भाई हमारा जो हमारा एटम है वो कौन सा है, उसके अंदर उसका ऑर्बिट पता करेंगे, फिर उसके अंदर ऑर्बिटल पता करेंगे और ऑर्बिटल के अंदर हमें क्या मिलेगा इलेक्ट्रॉन। तो बेसिकली क्वांटम नंबर हमें एड्रेस देते हैं इलेक्ट्रॉन का, यानी हमारा इलेक्ट्रॉन कहाँ पर प्रेजेंट है, ठीक है। अब देखो 4 क्वांटम नंबर होते हैं। सबसे पहले हमारा n होता है, n हमें पता है ऑर्बिट दे देता है, n = 1 2 3 इस तरीके से होता है। अब अगर आपको n पता है, n को हम कहते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो जो हमारा सबसे पहला क्वांटम नंबर होता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है जिसे n से डिनोट करते हैं। नेक्स्ट हमारा l होता है जिसे हम एजीम्यूथुअल क्वांटम नंबर या एंगुलर क्वांटम नंबर कहते हैं। अगर n पता है तभी हम l निकाल सकते हैं। किसी भी n की वैल्यू के लिए जो हमारा l होता है वो होता है 0 to n-1, यानी सपोज अगर हमारा n 1 है तो l कितना होगा 0 से n-1 1 - 1 यानी कितना हो जाएगा 0। अगर हमारा n 2 है तो l कितना होगा 0 से लेकर 2 - 1 यानी कितना हो जाएगा 1। आपको एक कम रखना है, ये 0 और 1, यानी अगर हमारा n 3 है तो 0 से 3 - 1 कितना हो जाएगा 2, 0 से 2 तक, यानी क्या हो जाएगा l = 0 1 2। एक कम रखना है बस, n = 4 तो क्या होगा l 0 1 2 3, एक कम रखना है, राइट। ये हो गया। अब उसके बाद ऐसे ही हम m निकालेंगे। अब m क्या होता है, m होता है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। अगर n निकल गया, n से l निकलेगा और l से m निकलेगा। m की वैल्यू होती है -l से +l, यानी l की वैल्यू 0 है तो m की वैल्यू भी क्या हो जाएगी 0, और m हमें ऑर्बिटल बताता है। अगर मान लो l की वैल्यू 0 है और l की वैल्यू 1 है तो m की वैल्यू क्या होगी -1 से लेकर +1 तक, यानी -1 0 +1। अब ऐसे ही मान लो अगर l की वैल्यू 2 है तो m की वैल्यू क्या होगी -2 -1 0 +1 +2, राइट। ऐसे ही n की वैल्यू अगर 3 है तो फिर -3 -2 -1 0 +1 +2 +3। एक लास्ट और होता है s होता है स्पिन क्वांटम नंबर। जैसे आपको पता है ये है न्यूक्लियस और न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। अब इलेक्ट्रॉन के 2 मूवमेंट होते हैं, एक तो ये न्यूक्लियस के चारों तरफ घूमता है, एक ये अपनी स्पिन पे भी घूमता है। अब जब अपनी स्पिन पे घूमता है तो 2 तरीके से
घूम सकता है तो क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। उसके लिए दो वैल्यू हो सकती है, या तो +1/2 अगर क्लॉकवाइज घूम रहा है तो, और एंटी क्लॉकवाइज के लिए होगी -1/2। ये 4 क्वांटम नंबर होते हैं। जैसे मैं एक बार फिर से रिवाइंड करवाऊँ तो आपको ये याद रखना है। देखो, सबसे पहले हमें क्या पता करना है, n। अगर n पता हो गया तो हमें क्या पता चलेगा, l की वैल्यू क्या होती है, 0 से -1, 0 से n-1 तक। फिर हम पता करते हैं m की वैल्यू क्या होती है, -l से +l, ठीक है। और लास्ट हम क्या पता करते हैं भाई, s क्या होता है हमारा, +1/2 से -1/2, बस दो ही वैल्यू होती है, राइट। अच्छा, एक और चीज़ आपको याद रखनी है, अगर l की वैल्यू 0 है तो उसे s से डिनोट करते हैं, l की वैल्यू 1 है तो उसे p से डिनोट करते हैं, l की वैल्यू 2 है तो उसे d से डिनोट करते हैं, l की वैल्यू 3 है तो उसे f से डिनोट करते हैं। तो आपको याद रखना है 0 1 2 3 और SPDF, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। 0 1 2 3 PDF याद कर लो, बस उसके आगे s और लगाना है। तो SPDF क्या होता है, 0 1 2 3 SPDF, राइट, याद रखोगे। चलो, ये l की वैल्यू 0 तो s, 1 तो p, 2 तो d, 3 तो f होता है, राइट। चलो नेक्स्ट देखो, अबव प्रिंसिपल आता है। ये इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट है। अभी तो हमने जो इलेक्ट्रॉन का अरेंजमेंट है वो बहुत बड़ी स्कीम से सीखा। एक और तरीका है इलेक्ट्रॉन को अरेंजमेंट करना ऑन द बेसिस ऑफ क्वांटम नंबर। तो अबव प्रिंसिपल क्या कहते हैं कि जब हम इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करेंगे तो उनकी फिलिंग्स ऐसे करनी है इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी के हिसाब से, यानी सबसे पहले उस ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन फिल किया जाएगा जिसकी एनर्जी सबसे कम है। उसके लिए मैंने यहाँ 1s लिख लिया। अब देखो 1s क्या है, देखो यहाँ पे बता देती हूँ। किसी भी कि अगर हमें ऑर्बिटल्स की रिप्रेजेंट करती है उसे NL से करते हैं, यानी अगर मान लो मैंने ऐसे लिख दिया 2p, तो इसके लिए n की वैल्यू 2 है और p है ना, तो p के लिए l की वैल्यू कितनी होती है, 1, यानी l की वैल्यू 1 है, तब उसकी डिनोटेशन क्या होगी, 2p। उसी बेसिस पे देखो, सबसे पहले 1s यानी n की वैल्यू 1, l की वैल्यू 0, 1s फिर 2s 2p, इस तरीके से रेंज है। ये यहाँ लिख दिया। आपको कॉन्फ़िगरेशन के लिए इस तरीके से बना लो, वैसे यहाँ से आएगा तो नहीं, पर फिर भी मैं बता देती हूँ। इस तरीके से आप एरो लगा लो, है ना, ऐसे लगा देती हूँ मैं, ऐसे लगा दिया, ये लगा दिया। अब देखो सबसे पहले क्या आ रहा है, 1s, फिर कौन आ रहा है, 2s और 2p, फिर कौन आ रहा है, 3s, फिर कौन आ रहा है, 3p, फिर आ रहा है 4s, फिर आ रहा है 3d, फिर 4p, इस तरीके से। यानी क्या किया मैंने, सबसे पहले ये 1s, फिर 2s, फिर एरो पे जो इधर से पहले 2p, फिर 3s, फिर 3p, 4s, फिर 3d, 4p, फिर कौन आएगा 5s, फिर कौन आ रहा है 4d, 5p, 6s, 4d, 5p, 6s, ऐसे फिल कर दिया, ठीक है। अब इसमें ऐसे आप पूरा लिख सकते हैं, इसमें भी आपको ज़्यादा याद नहीं रखना, बस इतना याद रखो 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 4s, 3d, यहाँ तक याद कर लेना। इससे ज़्यादा तो आपसे पूछेंगे भी नहीं, इतना ही बहुत है, राइट, इतना याद रख लेना। आगे देखो, आगे क्या कहता है, पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, नो टू इलेक्ट्रॉन्स कैन हैव द सेम सेट ऑफ 4 क्वांटम नंबर, दैट इज एन ऑर्बिटल कैन अकोमोडेट मैक्सिमम ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन एंड दीज मस्ट हैव अपोजिट स्पिन्स। फिर एक आता है हंस रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी, कहता है इलेक्ट्रॉन पेयरिंग विल नॉट टेक प्लेस इन ऑर्बिटल्स ऑफ सेम एनर्जी अंटिल ईच ऑर्बिटल इज सिंगली फिल्ड। अब इसके लिए देखो, पहले यहाँ आओ, इसमें देखो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको क्या बताया था, थोड़ा ध्यान से देखना इसको। अगर n की वैल्यू 0 है तो l की वैल्यू होती है 1 कम, यानी इसके लिए 0 ही होगी, और m की वैल्यू भी क्या होगी, 0। क्योंकि यहाँ पर m की एक ही वैल्यू है तो इसे हम एक ऑर्बिटल बनाएंगे, एक ऑर्बिटल मैंने ऐसे बना दिया। मान लो n की वैल्यू है 1, n की वैल्यू 1 थी तो l की वैल्यू 0। अगर n की वैल्यू है 2 तो l की वैल्यू होगी 0 और 1, ठीक है। अब 0 है तो m की वैल्यू तो सीधे सीधे 0 हो गई, तो एक ऑर्बिटल बना देंगे। पर अगर हमारा यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 1 है, तो ये क्या होता है, m की वैल्यू क्या होती है बताया था ना, -1, और कितनी होगी 0, और क्या होगी +1। तो कितने ऑर्बिटल आ गए भाई, 3, और 3 ऐसे बनाएंगे ऑर्बिटल, ये वाली वैल्यू ऑर्बिटल बताएगी। मान लो n की वैल्यू 3 है, तो n की वैल्यू अगर 3 है तो l की वैल्यू 1 कम होती है, यानी 0 होगी, 1 होगी, 2 होगी और 3 होगी, राइट। अब अगर 2 है तो m की वैल्यू होती है माइनस, याद है ना, l की वैल्यू क्या होती है 0 से n-1 तक, और m की वैल्यू क्या होती है, m की वैल्यू होती है -l से +l। उस बेसिस पे यहाँ पे m की वैल्यू 0, तो एक ही ऑर्बिटल, क्योंकि m की एक ही वैल्यू है। यहाँ पर होगी m की वैल्यू -1, 0 और +1,
तो कितनी वैल्यूज हो गई 3, इसलिए 3 ऑर्बिटल बनाने हैं, राइट। चलो उसके बाद आ गया 2, तो 2 के लिए कौन सी वैल्यू होगी -2 -1 0 +1 और +2, यानी कितने ऑर्बिटल हो गए 5। तो यहाँ मैंने ये बना दिए 5 ऑर्बिटल, 1 2 3 4 5। अगर n की वैल्यू 3 है तो m की वैल्यू क्या होगी भाई, यहाँ पर 3 है तो -3 -2 -1 0 +1 +2 और +3, कितनी वैल्यूज हो गई 7। तो जो हमारे ऑर्बिटल बनेंगे वो कितने बनेंगे 7, 1 2 3 4 5, कितने हो गए 6 7, ये हो गया, ठीक है। अब देखो ये मैंने बताया था क्या होता है S, ये होता है P, ये होता है D और ये क्या होता है F। इसका मतलब आपको याद रखना है S में 1 ऑर्बिटल, P में 3, D में 5 और F में 7 ऑर्बिटल होता है। ऑड नंबर में याद रख लेना, S में कितना ऑर्बिटल होता है 1, यहाँ कितना हो गया 3, फिर ये कितना हो गया 5 और ये कितने ऑर्बिटल हो गए 7, ठीक है। अब देखो पॉली क्या कह रहा था, नो 2 इलेक्ट्रॉन्स कैन हैव द सेम सेट ऑफ 4 क्वांटम नंबर्स, दैट इज एन ऑर्बिटल कैन अकोमोडेट मैक्सिमम ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स एंड दीज मस्ट हैव अपोजिट स्पिन। इसको याद रखेंगे, यानी ये जो एक ऑर्बिटल हम बनाते हैं ना, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा 2 ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 2 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन यहाँ नहीं आ सकते। एक ऑर्बिटल में 2 ही आ सकते हैं और दोनों की अपोजिट स्पिन होने चाहिए, यानी एक इलेक्ट्रॉन को ऐसे तो दूसरे इलेक्ट्रॉन को ऐसे दिखाना है। आप ऐसे नहीं दिखा सकते, ये गलत है, ठीक है। तो एक में सिर्फ 2 ही फिल कर सकते हैं और दोनों की अपोजिट स्पिन होनी चाहिए। यानी अगर यहाँ चेक करें तो इसमें एक ही ऑर्बिटल है, यानी मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं 2। यहाँ पर कितने ऑर्बिटल है 3, 2 इसमें 2 इसमें और 2 इसमें, कितने इलेक्ट्रॉन आ गए 6। 5 की बात करें तो 1, यानी 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ, 2 यहाँ, 2 यहाँ, 2 यहाँ, 2 यहाँ, तो यानी कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं 10। वैसे यहाँ टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने आ सकते हैं 14। आपको ये याद रखना है कि एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 2 आ सकते हैं और उन दोनों की स्पिन जो है वो अपोजिट होनी चाहिए। हंस रूल ये कहता है इलेक्ट्रॉन पेयरिंग विल नॉट टेक प्लेस इन ऑर्बिटल ऑफ सेम एनर्जी अंटिल ईच ऑर्बिटल इज सिंगली फिल्ड। मान लो ये है P का ऑर्बिटल बना दिया मैंने, यहाँ 3 बना दिया। अब मान लो ये P है, इसमें मैक्सिमम 6 आ सकते हैं। मान लो मुझे 4 ही भरने हैं, वो ऐसे भी भर सकते हैं और वो 4 ऐसे भी भरे जा सकते हैं, 1 2 3 4। ये तरीका सही है, ये गलत, क्योंकि इसमें कहा है पेयरिंग तब तक नहीं कर सकते जब तक हर ऑर्बिटल सिंगली फिल्ड ना हो जाए। यानी अगर आपको एक से ज़्यादा ऑर्बिटल है ऐसे, तो आपको सब में पहले सिंगल सिंगल फिल करना है, 1 2 3, उसके बाद ये ऐसे फिल कर सकते हैं 4 5 6। ऐसे नहीं कर सकते कि आपको 4 इलेक्ट्रॉन फिल करने, आपने ऐसे कर दिया 1 2 3 4, ये नहीं करना, ये नहीं करना। उसने ये कहा है अगर आपके पास इलेक्ट्रॉन्स हैं और आपको भरना है तो एक बार पहले सबको सिंगल सिंगल फिल करेंगे इस तरीके से, उसके बाद ही पेयरिंग करेंगे, राइट। चलो नेक्स्ट आता है किसी भी एलिमेंट का रिप्रेजेंटेशन हम कैसे करते हैं। कोई भी एलिमेंट है उसका रिप्रेजेंटेशन ऐसे करते हैं, सबसे पहले उसका सिंबल लिखते हैं। मान लो कार्बन है, ये कार्बन का सिंबल लिख दिया C। एक नीचे नंबर होता है जिसे कहता है एटॉमिक नंबर, जिसे जेड से डिनोट करते हैं। जैसे इसका 6 होता है तो एटॉमिक नंबर कितना हो गया इसका 6, जेड होता है। ऊपर वाला नंबर मास नंबर होता है A, जो 12 होते हैं। अब किसी भी, हमें पता है किसी भी एटम में 3 चीज़ें होती हैं, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो जितना उसका एटॉमिक नंबर होता है उतने ही उसके अंदर प्रोटॉन होते हैं। यानी अगर मैं बात करूं यहाँ पर प्रोटॉन कितने हैं तो कितने होंगे 6, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर कितना है 6। मास नंबर होते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, ये नहीं होगा। मास नंबर होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, राइट। अब मान लो यहाँ मास नंबर मुझे कितना दे रखा है 12, प्रोटॉन भी मुझे दे रखा है कितना 6, तो मुझे न्यूट्रॉन निकालने हैं। तो कैसे निकालेंगे, 12 - 6, तो यहाँ पर न्यूट्रॉन कितने आ गए 6, क्लियर। अब न्यूट्रॉन ऐसे निकलते हैं, प्रोटॉन ऐसे, बच गया इलेक्ट्रॉन। अगर हमारे पास न्यूट्रल एटम है तो न्यूट्रल एटम के लिए जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। यानी इस केस में क्योंकि ये न्यूट्रल है, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, तो इसके अंदर इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे 6, ठीक है। अगर हमारे पास चार्ज आ जाता है तो फिर वो चेंज हो जाता है। जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल करके बताती हूँ। जैसे हमारे पास मान लो ऑक्सीजन है, तो एक ऑक्सीजन मैं ऐसे लिख देती हूँ O, एक ऑक्सीजन में लिख दिया O2 पॉजिटिव और एक ऑक्सीजन लिख देती हूँ मैं O2 नेगेटिव, ऐसे लिख दिया, राइट। ये न्यूट्रल है, ये है हमारी न्यूट्रल, ये हमारी पॉजिटिवली चार्ज स्पीशीज, ये है हमारी नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज, राइट। अब ध्यान से देखना, देखो इसका एटॉमिक नंबर होता है 8 और मास नंबर होता है 16। इसका भी 8 और 16 और ये हो गया 8 और 16।
अब ध्यान से समझो, क्योंकि एटॉमिक नंबर इसका 8 है तो जेड कितना होगा 8, इसका भी जेड कितना होगा 8, इसका भी जेड कितना होगा 8। जेड मतलब एटॉमिक नंबर। अगर मास नंबर की बात करूं तो ए कितना हो गया है 16, ये भी कितना हो गया 16, और ये भी कितना हो गया 16। अब अगर प्रोटॉन की बात करूं तो प्रोटॉन किसी भी स्पीशीज में उतने ही होते हैं जितना उसका एटॉमिक नंबर। तो प्रोटॉन कितने होंगे यहाँ 8, यहाँ भी कितने होंगे 8, और यहाँ भी कितने होंगे 8। न्यूट्रॉन की बात करूं तो न्यूट्रॉन होता है, न्यूट्रॉन अगर निकालना है तो न्यूट्रॉन होता है ए माइनस जेड, ये निकाल दो, ए माइनस जेड कर दो, न्यूट्रॉन निकल जाएगा। तो 16 माइनस 8 करोगे तो कितना आ जाएगा 8। यहाँ भी न्यूट्रॉन कितना आ जाएंगे 8, यहाँ भी न्यूट्रॉन कितने हो जाएंगे 8। बस एक लास्ट चीज़ है इलेक्ट्रॉन जो डिफर करती है। अगर न्यूट्रॉन है, न्यूट्रल स्पीसीज है, तो इलेक्ट्रॉन उतने ही होते हैं जितने प्रोटॉन, यानी कितने होंगे 8। पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज इक्वल। अगर पॉजिटिवली चार्ज स्पीसीज है तो आपको याद रखना है प्रोटॉन हमेशा ज़्यादा होंगे इलेक्ट्रॉन से। तो उस केस में क्या करना है, जितने प्रोटॉन है, यानी प्रोटॉन कितने 8, उसमें से उतना माइनस कर दो जितना चार्ज है। कितना चार्ज है 2, तो इलेक्ट्रॉन कितने आएंगे 6, राइट। अगर नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज है तो आप क्या रखना है, इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होगा प्रोटॉन कम, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होते हैं। उस केस में जितने प्रोटॉन है उसमें उतना ऐड कर दो जितना उसके पास चार्ज है। कितना चार्ज है 2, तो क्या आ जाएगा ये 10। ऐसे करना, राइट। ये चीज़ आपको याद रखनी चाहिए। नेक्स्ट अब आयंस आते हैं। किसी भी इलेक्ट्रिक जिसके ऊपर चार्ज होता है या ग्रुप ऑफ एटम जिसके ऊपर चार्ज है उसे क्या कहते हैं, आयन। दो तरीके के हो सकते हैं, कैटायंस और एनायंस। कैटायन को हम बेसिक रेडिकल भी कहते हैं और एनायन को हम एसिड रेडिकल भी कहते हैं। ए से याद रख लेना, ए एनायन, एसिड रेडिकल। कैटायन बेसिक रेडिकल होता है। कैटायन पॉजिटिवली चार्ज स्पीशीज होती है, एनायन नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज होता है। जैसे अभी बताया था मैंने O2 पॉजिटिव, तो ये क्या हो गया कैटायन। O2 नेगेटिव, ये क्या हो गया एनायन। अगर मान लो यहाँ बना देती हूँ Na पॉजिटिव कैटायन, Cl नेगेटिव एनायन, या फिर अगर मैं यहाँ बना दूँ NH4 पॉजिटिव, ये ग्रुप ऑफ एटम में आ गया, सिंगल नहीं है, ये ग्रुप ऑफ एटम है, ये आयन है। या यहाँ मैं बना दूँ PO4 3 नेगेटिव, ये एनायन है, फॉस्फेट आयन, राइट। चलो नेक्स्ट, आइसोटोप। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आइसोटोप क्या होते हैं, आइसोटोप आर द एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। एक ही एलिमेंट के एटम्स जिनका एटॉमिक नंबर सेम हो बट मास नंबर अलग अलग हो, उसे क्या कहते हैं, आइसोटोप। एटॉमिक नंबर सेम, जेड सेम होगा बट मास नंबर डिफरेंट होगा, यानी ए डिफरेंट होगा। जैसे हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप होते हैं, 1H1, 1H2 और 1H3, राइट। इस वाले आइसोटोप को हम कहते हैं प्रोटियम। सेकेंड आइसोटोप ये होता है हमारा ड्यूटेरियम, और थर्ड वाला जो ये वाला आइसोटोप है इसे हम कहते हैं ट्रीटियम, राइट। अब जो नीचे वाला नंबर है वो हमारा जेड होता है, यानी एटॉमिक नंबर। तो अगर मैं जेड की बात करूं तो तीनों का सेम है, 1 1 और 1। पर अगर मैं मास नंबर की बात करूं तो तीनों का अलग अलग है मास नंबर। इसका है 1, ये है 2, और इसका कितना है 3। तो जिसका मास नंबर अलग अलग हो और एटॉमिक नंबर सेम हो उन्हें आइसोटोप कहते हैं। यहाँ से अगर मैं प्रोटॉन निकालूँ तो प्रोटॉन जेड के इक्वल यानी 1, इसमें भी प्रोटॉन होगा 1 और इसमें भी प्रोटॉन कितना होगा 1, राइट। अगर मैं यहाँ से न्यूट्रॉन निकालूँ तो न्यूट्रॉन A माइनस जेड यानी कितना होगा 0, यहाँ भी कितना होगा 0, और सॉरी यहाँ होगा 1 और यहाँ कितना हो जाएगा 2। A माइनस जेड करना है न्यूट्रॉन के लिए, A माइनस जेड, राइट। इलेक्ट्रॉन न्यूट्रल स्पीशीज है तो प्रोटॉन के इक्वल यानी 1 1 और यहाँ कितना होगा 1, ठीक है। अब एक चीज़ याद रखना, ये प्रोटियम, ये ड्यूटेरियम, ये ट्रीटियम होता है, ये रेडियो एक्टिव आइसोटोप होता है, ठीक है। ये बहुत ही ट्रेसेस में प्रेजेंट होता है, ये 0 पॉइंट समथिंग प्रेजेंट होते हैं, 99.9% प्रेजेंट होते हैं। अब ध्यान से देखना, ये अकेला एक ऐसा आइसोटोप है या ऐसा एलिमेंट है पीरियोडिक टेबल का जिसके अंदर कोई भी न्यूट्रॉन नहीं होता है, ठीक है। और अगर मैं H पॉजिटिव कर दूँ तो H पॉजिटिव के केस में भाई कैसे निकालूंगी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन में से उतना चार्ज माइनस कर दूंगी, यानी 1 - 1 0। तो जो H पॉजिटिव है वो ऐसा स्पीशीज है जिसके अंदर ना तो इलेक्ट्रॉन होगा ना प्रोटॉन, ना इलेक्ट्रॉन होगा न्यू न्यूट्रॉन, इसके अंदर सिर्फ प्रोटॉन प्रेजेंट होगा, इसलिए H पॉजिटिव को प्रोटॉन भी कहते हैं, राइट। ऐसी कार्बन के भी हमारे पास आइसोटोप होते हैं, C612 और C614। नॉर्मली हम C612 को यूज़ करते हैं और C614 डेटिंग में यूज़ किया जाता है, यानी जो फॉसिल फ्यूल्स होती हैं उनका डेट कैलकुलेट करने के लिए यूज़ किया जाता है, राइट। नेक्स्ट हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज हैं आइसोटोप की जो याद रखनी है। देखो, क्योंकि इलेक्ट्रॉन सेम होते हैं
एटॉमिक नंबर सेम तो प्रोटॉन सेम तो इलेक्ट्रॉन सेम, इसीलिए उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम होता है। क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम होता है इसीलिए उनकी केमिकल प्रॉपर्टी सिमिलर होती हैं। उनका मास नंबर डिफरेंट होता है इसीलिए उनकी डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं, जैसे डेंसिटी, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट। ये चीज़ याद रखनी है कि जो आइसोटोप है उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होती हैं बट फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती हैं, ये याद रखना है। आइसोटोप्स में आपको याद रखना है न्यूक्लियर स्ट्रक्चर्स अलग अलग होते हैं, जैसे आइसोटोप कार्बन 14 रेडियो एक्टिव होते हैं जबकि कार्बन 12 रेडियो एक्टिव नहीं होता है। ठीक है, कुछ यूजेज याद रखना है आपको, जैसे यूरेनियम 235 न्यूक्लियर रिएक्टर्स में यूज़ होता है, कोबाल्ट 60 कैंसर के ट्रीटमेंट में यूज़ होता है, आयोडीन 131 गॉइटर के इलाज में यूज़ होता है, फास्फोरस 32 एग्रीकल्चर फील्ड में यूज़ होता है, कार्बन 14 फोसिल फ्यूल्स की एज निकालने में कैलकुलेट होते हैं। राइट, चलो ऐसे हमारे पास आइसोबार्स आते हैं। आइसोबार आइसोटोप का रिवर्स होता है, यानी सेम मास नंबर बट एटॉमिक नंबर डिफरेंट, यानी ए सेम होगा बट जेड डिफरेंट। जैसे आर्गन और कैल्शियम, आर्गन का एटॉमिक नंबर 18 और मास नंबर 40 होता है, कैल्शियम का 20 और 40 होते हैं। अगर यहाँ देखें तो दोनों का मास नंबर सेम है बट एटॉमिक नंबर अलग अलग है, ऐसे एलिमेंट्स को हम आइसोबार कहते हैं। आइसोटोन में सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होते हैं, जैसे P 1531 और सल्फर 1632। ठीक है, अब अगर न्यूट्रॉन निकालें तो न्यूट्रॉन A माइनस जेड होता है, दोनों का अगर निकालूँ तो यहाँ भी आएगा 16 और यहाँ भी कितना जगह 16। ठीक है, तो अगर सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होते तो इसे कहते हैं आइसोटोन। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज होती है, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अगर किसी भी स्पीसीज में इलेक्ट्रॉन सेम है उसको हम क्या कहते हैं, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। स्पीशीज इसलिए लगाया, जनरली ये चार्ज होंगी। जैसे मान लो मैं लगा लूँ O2 नेगेटिव, एक में लिख लूँ Na पॉजिटिव, एक में लिख लूँ Mg2 पॉजिटिव, एक ले लेते हैं हम N3 नेगेटिव, ऐसे ही हम ले लेते हैं F नेगेटिव। अब ध्यान से देखो, इसका 8 16 ये होता है हमारा 11 23, ये होता है 12 और 24, ये होता है हमारा 7 और 14 और ये हमारा होता है 9 और 19। राइट, अब ध्यान से अगर हम देखें तो देखो यहाँ क्या होता है, ऑक्सीजन, तो इसमें प्रोटॉन कितने होंगे 8। अगर मुझे एटॉमिक नंबर के ही बराबर होते हैं ना प्रोटॉन हमेशा, अगर मुझे यहाँ इलेक्ट्रॉन निकालने, क्योंकि इस पर नेगेटिव चार्ज है तो जितना प्रोटॉन है उतना इसमें ऐड करना पड़ेगा। इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 10, यहाँ पर प्रोटॉन कितने 11, पर अगर मैं इलेक्ट्रॉन निकालूँ तो पॉजिटिव चार्ज है तो जितना चार्ज है उतना माइनस करना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉन हो गए 10। प्रोटॉन यहाँ पर 12 है, 12 माइनस 2 इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 10। यहाँ पर प्रोटॉन 7 है, अगर मैं इलेक्ट्रॉन निकालूँ तो चार्ज ऐड करूँगी तो कितना आएगा 10। नेगेटिव के लिए उतना चार्ज ऐड कर दो और पॉजिटिव के लिए माइनस कर दो तो इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं। राइट, प्रोटॉन है यहाँ पर 9 और इलेक्ट्रॉन कितना है यहाँ पर 9 + 1 कितना हो जाएगा 10। ठीक है, करना है। या नेगेटिव चार्ज है तो ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे तो उसमें चार्ज ऐड कर देना, पॉजिटिव चार्ज है तो प्रोटॉन ज़्यादा होंगे तो उतना माइनस कर देना। इस तरीके से हम निकाल सकते हैं। तो समझ आया होगा, ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज़ होती है। तो ये मैंने इस चैप्टर का हर एक टॉपिक कवर करवा दिया है। वैसे तो इसकी प्लेलिस्ट भी आपको मिल जाएगी जिसमें इस पूरे चैप्टर का अलग मैंने डिस्क्रिप्शन दे रखा है। यहाँ मैंने ये एक ही सेशन में कंप्लीट करवा दिया। इसके बाद हम इसके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। फिर भी आपको कोई भी डाउट इस चैप्टर में रह गया हो तो वो आप मुझे बता सकते हैं। इसके नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे, मैं इसका PDF लिंक वहाँ शेयर कर दूँगी तो आप वहाँ से इसके नोट्स पढ़ सकते हैं। 1 शॉट में मैंने इसका रिवीजन करवा दिया। कोई डाउट हो तो आप उसे मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और पढ़ते रहें। टाइम बहुत कम है, गिव योर बेस्ट। राइट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।